हेलो फ्रेंड्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम अभिक्रिया वेग से संबंधित बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमने कोटि, आणविकता आदि चीजें पढ़ी, वेग नियतांक। आज हम देखेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। देखिए, नंबर 1, सबसे पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता। पहला कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। देखो, वेग नियम पढ़ा था हमने इससे पहले वाले वीडियो में। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती था। समानुपाती ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता वेग को कैसे प्रभावित करती है? हो गया ऐसे, अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, अभिकारकों की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। यानी शुरू में अभिक्रिया का वेग सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता शुरू में सबसे ज्यादा होती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता कम होती है, तो हमेशा अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग होता है मैक्सिमा। तो पहला कारक हो गया अभिकारकों की सांद्रता। कि अभिकारकों की सांद्रता है, ये अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करती है? अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। एक शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ऐसे लिखते हैं वेग बराबर के इंटू सांद्रता। जैसे ये कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो अपन लिखेंगे के इंटू ए, और शून्य कोटि है तो इसकी पावर कितनी आएगी? शून्य। शून्य कोटि वाली अभिक्रियाओं में अभिकारक की सांद्रता वेग को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि इसका मान तो इकाई हो गया। सांद्रता की अगर किसी की पावर शून्य होती है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? वेग नियतांक 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता से प्रभावित नहीं हो रहा। तो ये एक अपने को ध्यान में रखना है। कौन सा? शून्य कोटि। नॉर्मली अगर अपने को पूछा जाए तो आपको यह कहना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा है तो वेग भी ज्यादा होगा, अभिकारकों की सांद्रता कम है वेग भी कम होगा। अगर शून्य कोटि के लिए पूछे तो अपने को यह बताना है कि किसी रासायनिक शून्य कोटि वाली रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता ही नहीं है, न तो समानुपाती होता है और न ही व्युत्क्रमानुपाती। किसी भी प्रकार से उस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये तो हुआ पहला कारक। दूसरा फैक्टर देखिए, टेम्परेचर, तापमान। उष्मा के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। उष्मा के आधार पर उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। ये दोनों प्रकार की ही अभिक्रिया, चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, टेम्परेचर में वृद्धि करने से रासायनिक अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो टेम्परेचर के साथ में बढ़ेगा हमेशा। नॉर्मली 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग है वो 2 से लेकर के 3 गुना तक बढ़ जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन की वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जैसे अपने पास मान लीजिए कोई पात्र है और उसमें अपन अभिक्रिया करा रहे हैं। जैसे ये पात्र है और इसमें ए और बी अभिकारक है, ये अभिकारक है, अभिकारकों के अणु है ए के और बी के। जब आप इसको गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये जो अणु है इन अणुओं की गतिज ऊर्जा, इन अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। और अगर ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अणु आपस में अभिक्रिया अधिक करेंगे। इसके लिए इसी चैप्टर में आगे एक सिद्धांत आएगा, संघट सिद्धांत। उसमें पढ़ेंगे हम कि गतिज ऊर्जा बढ़ने से संघट बढ़ जाती है और संघट बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करने से वेग में वृद्धि होती है।
नॉर्मली 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से वेग 2 से 3 गुना हो जाता है, क्योंकि ताप में वृद्धि करने से अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के परिणाम स्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होती है। यह है टेम्परेचर का इफेक्ट। ये ध्यान रखना सभी प्रकार की विक्रियाओं के लिए, चाहे उष्मा शोषी विक्रिया हो चाहे उष्मा क्षेपी, कोई सी भी विक्रिया हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विक्रिया का वेग बढ़ेगा। प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनकी नेचर या उनकी प्रकृति। अभिकारक एवं उत्पादों की प्रकृति। देखो रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी रासायनिक विक्रिया में जो अभिकारक होता है उसके कुछ पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और उनकी जगह पर नए बॉन्ड बनते हैं जिससे उत्पाद बनता है। जैसे मान लीजिए ये एक विक्रिया है NO + O2 तो इस विक्रिया में देखो कुछ बॉन्ड तो टूट रहे हैं, ये जो O2 है ये अणु तो टूट रहा है, ये देखो NO N डबल बॉन्ड O, ये है O2, तो ये वाले बॉन्ड तो देखो टूट रहे हैं यहां से, और टूटने के बाद में ये ऑक्सीजन आकर के इस नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है NO2। ये पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, ये नए बॉन्ड बन रहे हैं। कुछ बॉन्ड टूटते हैं, पुराने बॉन्ड विखंडित होते हैं और नए बॉन्ड का निर्माण होता है। ये जो पुराने बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया है और नए बॉन्ड बनने की प्रक्रिया है, ये जितनी सरलता पूर्वक होगी विक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। पुराने बंध का विखंडन एवं नए बंध का निर्माण जितना अधिक सरलता पूर्वक होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो बंध के टूटने और बनने की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। जैसे ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन के बॉन्ड इजीली टूट जाते हैं, नए बॉन्ड इजीली बन जाते हैं, तो इससे अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, फास्ट रिएक्शन होती है। सेम इसके जैसी एक दूसरी रिएक्शन देखो, दोनों सेम ही रिएक्शन लग रही है, लेकिन इस रिएक्शन में बॉन्ड इजीली नहीं टूटते हैं, इजीली बनते भी नहीं है, तो ये अभिक्रिया स्लो होती है, इस अभिक्रिया का वेग कम होता है। जबकि इसमें फास्ट रिएक्शन होती है, पुराने बॉन्ड इजीली टूट जाते हैं, नए बॉन्ड इजीली बन जाते हैं, तो फास्ट रिएक्शन हो गई। पुराने बॉन्ड इजीली टूटे नहीं, नए बॉन्ड आसानी से बने भी नहीं, तो इसलिए अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, कम हो गया, अभिक्रिया धीमी गति से हो रही। ये हो गया तीसरा प्रभाव, अभिकारक और उत्पादों की प्रकृति। अभिकारक में पुराने बॉन्ड सरलता से टूटने चाहिए, उत्पाद में नए बॉन्ड सरलता से बनने चाहिए। नंबर 4 चौथा होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का भी प्रभाव होता है विक्रिया के वेग पर। देखो उत्प्रेरक का क्या प्रभाव हुआ, जैसे मान लो कोई विक्रिया है जिसमें R अभिकारक है और इससे उत्पाद बन रहा है P। ये तो अपन ने रिएक्शन लिखी है, वास्तव में डायरेक्ट कभी भी R से P नहीं बनता है। ये R अभिक्रिया करता है, बीच में कुछ मध्यवर्ती बनते हैं, एक या एक से अधिक भी बन सकते हैं। जैसे मान लो कोई मध्यवर्ती बना R स्टार, और फिर वो जो R स्टार है वो उत्पाद में बदलेगा। अभिकारक से डायरेक्ट उत्पाद नहीं बनता है कभी भी, बीच में मध्यवर्तियों का निर्माण होता है, एक या एक से अधिक कई प्रकार के मध्य, और ये जो मध्यवर्ती बनता है ये कभी भी स्थायी नहीं होता है। ये नहीं कि अभिकारक से मध्यवर्ती बनकर ये रिएक्शन यहीं पर रुक गई, ये अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जो मध्यवर्ती होता है उसकी ऊर्जा हमेशा बहुत ज्यादा होता है, अभिकारक से भी ज्यादा है और उत्पाद से भी ज्यादा है, इसलिए अभिक्रिया यहां पर नहीं रुक सकती, ये तो अस्थायी है, इसको उत्पाद में चेंज होना ही पड़ेगा। अब उत्प्रेरक का प्रभाव देखो किस प्रकार से होता है। ये मान लीजिए अपने पास में अभिकारक है R, ये अपना उत्पाद बनेगा P, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। ये ग्राफ है ऊर्जा और अभिक्रिया के मध्य, तो इस R से पहले ज्यादा ऊर्जा वाला, ये ज्यादा ऊर्जा हो गई, ज्यादा ऊर्जा वाला ये R स्टार बनेगा, और फिर इससे क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। इस तरह से अभिक्रिया होती है। अभिकारक से बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला एक मध्यवर्ती बनता है, अब इतनी ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा, फिर ये R स्टार जो मध्यवर्ती है ये इतनी ऊर्जा का अवशोषण करके किस में चेंज हो जाएगा, उत्पाद में चेंज हो जाएगा। ये जो ऊर्जा होती है इस ऊर्जा को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा।
इसको भी अपन इसी चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे डिटेल से। सक्रियण ऊर्जा अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब देखो उत्प्रेरक क्या करेगा इस अभिक्रिया में। मान लो अगर आपने उत्प्रेरक मिला दिया, उत्प्रेरक क्या होते हैं ये तो जानते होंगे आप, अपने सीनियर में दोबारा से आएंगे। उत्प्रेरक क्या होता है? वे रसायन होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं बिना परिवर्तित हुए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उनको उत्प्रेरक कहते हैं। तो मान लो इस अभिक्रिया में हमने कोई उत्प्रेरक मिलाया, तो उत्प्रेरक क्या करेगा? इस अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है उसको चेंज कर देगा और यहां पर इस तरह से अभिक्रिया होगी बाद में। मध्यवर्ती तो बनेगा लेकिन उत्प्रेरक क्या करेगा? अभिकारक के साथ में मिलकर के कोई एक ऐसा मध्यवर्ती बनाएगा। मान लीजिए इस बार R डबल स्टार मध्यवर्ती बन गया, कोई इस प्रकार का मध्यवर्ती बनाएगा जिसकी ऊर्जा अपने वाले मध्यवर्ती से कम है, बहुत ही कम है। तो अब इस अभिक्रिया को, पहले इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए अपने को इतनी ऊर्जा चाहिए थी, अब केवल इतनी ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कम चाहिए तो सीधी सी बात है अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो अभिक्रिया स्लो होगी, ऊर्जा कम चाहिए तो अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी। तो उत्प्रेरक का यह प्रभाव होता है। अब आप देख सकते हैं कि उत्प्रेरक ने अभिक्रिया के वेग को कम किया है या बढ़ा दिया। इस उत्प्रेरक ने अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। आगे बात समझ। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा का मान कम करके न्यून सक्रियण ऊर्जा वाला मध्यवर्ती बनाते हैं। परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। नेक्स्ट, प्रभावित करने वाला पांचवा कारक है सतही क्षेत्रफल। मतलब जो अभिकारक है उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना है। जैसे मान लीजिए अपन लकड़ी को जला रहे हैं, मान लीजिए, और अपने के पास में किसी पेड़ का पूरा तना है जलाने के लिए। ये पेड़ है और इसका पूरा तना हम जला रहे हैं। इस पूरे तने को एक साथ आग लगा दीजिए आप, जलेगा लेकिन बहुत ही धीरे धीरे जलेगा। और एक दूसरा तरीका यह है कि इसको हम काट करके इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लें, ऐसे गुटके बना दें, ऐसे छोटे छोटे, ये छोटे छोटे गुटके बना दिए और फिर उनको जलाएं तो वो जल्दी जलते हैं। यही है क्षेत्रफल का प्रभाव। आपने इसको काटने से देखो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। ये लकड़ी का टुकड़ा था, बड़ा टुकड़ा, इसको हमने मान लो यहां से काटा आपने, तो यहां से काटने पर इसके ये दो भाग हो गए यहां से। तो इसके सतही क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया है। काटने से सतह का क्षेत्रफल कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। पहले तो देखो इसकी सतह का क्षेत्रफल ये था चारों तरफ, अब ये चारों तरफ वाला तो है ही, और यहां पर नई सतह और बन गई। भाई जहां से अपन लकड़ी को काटेंगे वहां से दो नई सतह बन जाएंगी। ये देखो दो नई सतह बन गई और ये क्षेत्रफल बढ़ गया है इनका। इसको मान लीजिए मैंने यहां से और काट दिया तो ये यहां पर भी एक नई सतह और यहां पर भी एक नई सतह, ये दो नई सतह बन गई, सतह का क्षेत्रफल और बढ़ गया। तो ध्यान रखिए काटने से सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगी। मतलब अगर इसको काट करके हम चूर्णित कर दें, पाउडर बना दें इसका, तो इसकी सतह का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो जाएगा। और पूरे को एक जगह जोड़ दे, एक ही टुकड़ा रहे तो सतह का क्षेत्रफल सबसे कम हो। सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने से, अभी आपने देखा था अभिक्रिया वेग में वृद्धि हुई थी, लकड़ी जल्दी जलने लग गई थी। जल्दी क्यों जलती है? क्योंकि अभिक्रिया होने के लिए अब क्षेत्रफल ज्यादा उपलब्ध है। भाई पहले तो रिएक्शन केवल चारों तरफ हो रही थी, अब जहां जहां से आपने काट दिया अब यहां से भी रिएक्शन होगी इस अभिकारक की। यहां पर भी रिएक्शन होने के लिए देखो जगह मिल गई, यहां पर भी रिएक्शन होगी, यहां पर भी जो नई सतह बन रही है वहां पर भी रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन ज्यादा जल्दी हो जाएगी। भाई पहले तो क्षेत्रफल कम था तो कम दूर में अभिक्रिया हो रही थी, अब इसको काट करके हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो ज्यादा दूर में रिएक्शन हो रही है, ज्यादा जगह पर रिएक्शन हो रही है तो फास्ट होगी, जल्दी हो जाएगी। तो सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चूर्णित पदार्थ की रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, क्योंकि पाउडर चूर्णित बना दिया तो उसके सतह का जो क्षेत्रफल है वो मैक्सिमम हो गया है, अधिकतम हो गया है। उस स्थिति में अगर आप उसकी रिएक्शन कराएंगे तो फास्ट रिएक्शन हो। तो उसके बाद में प्रभावित करने वाला लास्ट छठा कारक है
किसी प्रकार की जो विकिरणें होती हैं उनके द्वारा प्रभाव। कुछ विक्रियाएं, सभी विक्रियाओं पर तो नहीं होता है, लेकिन कुछ विक्रियाएं ऐसी होती हैं जिन पर विकिरणों का भी प्रभाव होता है। दृश्य प्रकाश की विकिरणें या पराबैंगनी प्रकाश की किसी भी प्रकार की विकिरणें हो सकती हैं, वो उन विकिरणों से उस पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, देखो हाइड्रोजन की और क्लोरीन की रिएक्शन है, HCl बन रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसों को मिलाकर के हम HCl बना रहे हैं। दोनों को मिलाकर के अंधेरे में रख दीजिए, ये मैंने इसको अंधेरे में रख दिया, तो जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो होगी, बहुत ही धीमी गति से रिएक्शन होती है। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको अंधेरे से हम बाहर निकाल करके धूप में रख दें, तो यही रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बल्कि विस्फोटक हो जाती है। इतनी फास्ट होती है कि विस्फोट तक हो जाता है। ज्यादा कुछ तो अपन ने परिवर्तन किया नहीं, केवल अंधेरे में रखा था और बाहर कहां रखा है, धूप में। यानी ये वाली जो विक्रिया है ये सूर्य के प्रकाश की विकिरणों से, एचम्यू सनलाइट है, सूर्य के प्रकाश की विकिरणों की ऊर्जा एचम्यू लिखते हैं इसको अपन। तो सूर्य के प्रकाश की विकिरणों के द्वारा इन विक्रियाओं का वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अंधेरे में बहुत स्लो रिएक्शन हो रही थी और सनलाइट में बहुत ही फास्ट। इसके अलावा जैसे प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया है, अपन सब जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है अंधेरे में, नाइट के समय तो बिल्कुल रुक जाती है, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश गिरता है तो रिएक्शन होने लगती है। इसका मतलब वो रिएक्शन भी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही उस विक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। तो ये थे विक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। 6 कारक हैं, देखिए एकदम से इजी नॉर्मल है। अभिकारकों की सांद्रता, ये अपना पहले का पढ़ा हुआ है। रासायनिक विक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो फास्ट रिएक्शन करेंगे, यानी वेग बढ़ेगा। ताप बढ़ाने से वेग बढ़ेगा। अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति, अभिकारक में पुराने बंध हैं वो सरलता से टूटने चाहिए, उत्पाद में पुराने बंध है वो सरलता से बढ़ने चाहिए, तो विक्रिया का वेग ज्यादा होगा। उत्प्रेरक विक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करती। सतही क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रिएक्शन ज्यादा दूर में होगी तो विक्रिया का वेग बढ़ेगा। और कुछ रासायनिक विक्रियाएं सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विशेष प्रकार की विकिरणों के द्वारा उद्भासित होती है, और उन विकिरणों की उपस्थिति में उन विक्रियाओं का वेग अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। तो ये थे विक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन शून्य कोटि और प्रथम कोटि, देखो कोटि अपन ने पहले पढ़ लिया, अब शून्य कोटि और प्रथम कोटि की जो विक्रिया है उनको अपन थोड़ा डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, पहले तो उनके उदाहरण देखेंगे, दो एक उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं सबके, फिर उसके बाद में शून्य कोटि की विक्रिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे प्रथम कोटि की। आज के लिए बस ये इतना ही, धन्यवाद।